हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है ध्रुवा के इंस्टीट्यूट के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ बच्चों, आज फिर से एक लेक्चर क्लास 12th की फिजिक्स का आ चुका है, तो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने वाला है। आपने थंबनेल देख करके ये तो अंदाजा लगा लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही विशेष और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स से, जो कि आपके बोर्ड पेपर में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं और डायरेक्ट बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं और थ्योरी में भी लिखने को आता है, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग आंसर में हो, क्वेश्चन में हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन में हो। ठीक है बेटा, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे हम टॉपिक की बात करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। तो हमारी पहली टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। आपने तो जान ही लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर कूलॉम्स लॉ के बारे में हम बात करें तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जो कि क्लास 12th की फिजिक्स में से हर वर्ष आपके बोर्ड पेपर में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में भी आ जाता है कि बताइए क्या है ना। लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू, हर तरह के क्वेश्चंस बनाने में जो एग्जामिनर की नजर है वो इस टॉपिक से, इस थ्योरी से होकर के गुजरती जरूर है। तो आइए हम बताते हैं सबसे पहले कि कूलॉम्स लॉ क्या है, फिर उसके बारे में हम चर्चा आपसे डिटेल में करने वाले हैं। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा कि कूलॉम्स लॉ हम पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या है कि फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच के फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलॉम, जिन्होंने क्या किया, एस्टैब्लिश्ड किया एक्सपेरिमेंटली, प्रयोग के आधार पर, हिज यूनिवर्स स्क्वायर लॉ, अपने यूनिवर्स स्क्वायर लॉ को, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में था, इन 1785, 1785 में। द स्क्वायर लॉ ऑफ कूलॉम्स, जो कूलॉम ने ये एस्टैब्लिश किया स्क्वायर लॉ, वो क्या था, एनालॉगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो न्यूटन सर के जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसी के समकक्ष या उसी के ऊपर, ये उसी के जैसा एक लॉ इन्होंने बनाने का प्रयास किया। जैसे न्यूटन सर ने बताया था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है ना, तो उसी प्रकार से कूलॉम ने इनके नियम का आधार बना करके एक नियम बनाया जिसे कूलॉम के नियम के नाम से जाना जाता है। क्या बताया गया, मान लिया कि ये कोई पॉइंट है जिसके ऊपर चार्ज Q1 है, कोई दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर कोई दूसरा चार्ज है, और ये दोनों एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उस डिस्टेंस को हम R के नाम से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है ना। तो आइए इस नियम को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करते हैं कि इन नियम में क्या कहा गया है। कूलॉम्स लॉ के दो कंडीशन होंगे बेटा, दो केस बनेंगे इसमें। तो पहला केस है कि जब व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, दोनों चार्जेस कहां रखे हो, माने जो पूरा सिस्टम है चार्ज का वो कहां रखा हो बेटा, कहां रखा हो, वैक्यूम में रखा हो, है ना, वैक्यूम में। तो मान लिया कि ये Q1 चार्ज है इसके ऊपर और इसके ऊपर Q2 चार्ज है, और दोनों एक दूसरे से कहां पे स्थित है, वैक्यूम में स्थित है, वैक्यूम में स्थित है। ठीक है ना बेटा। तो यहां पर छोटा सा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, और आपने थ्योरी में तो देख ही लिया होगा। कूलॉम्स लॉ क्या है, क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, ये जो दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं इनको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो हमारे ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं बेटा, है ना, तो दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। ऐसा क्यों कहा गया, दोनों का नाम क्यों लिया गया। तो देखो बेटा, अगर ये दोनों चार्ज प्लस में है, अगर दोनों चार्ज प्लस में है माने लाइक साइन में है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। और अगर मान लीजिए ये चार्ज माइनस में है और ये चार्ज किस में है, प्लस में है, तो ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं। क्या समझ में आया अच्छे से। तो यहां पर इसीलिए बताया गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लग सकता है बिटवीन टू पॉइंट चार्ज के बीच में। तो जो दोनों, इन दोनों के बीच में चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे या चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगे, वो डिपेंड करेगा दो बातों पर। क्या करेगा बेटा, पहला क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। जो भी फोर्स इसके बीच में लगेगा बेटा, जो भी फोर्स इन पॉइंट चार्ज के बीच में लगेगा, पहली कंडीशन ये है कि वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दोनों पॉइंट चार्ज के
प्रोडक्ट के, है ना। बात पहली करके इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया गया। ठीक है बेटा, थोड़ा सा पेन छोटा कर लेते हैं। फिर क्या कहा गया दूसरा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और कहा कि जो दोनों पॉइंट चार्ज जितनी डिस्टेंस पे स्थित होंगे उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मींस F प्रोपोर्शनल 1/r² होगा। ठीक है बेटा, आपने ब्रीफ में तो अपनी क्लासेस में पढ़ा ही होगा, जस्ट हम आपको रिवाइज कराने का प्रयास कर रहे हैं, कम समय में ज्यादा बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि और भी मजबूती के साथ में आपकी तैयारी बेहतर हो पाए और अच्छे ढंग से आप सीख पाए जो इस नियम को समझने में कभी कमियां रह गई होंगी, है ना बेटा। तो आपने देखा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, वो डिपेंड करेगा दो कंडीशन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो है बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। यहां पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के दोनों से मिला करके क्या निकलेगा कि दोनों को हम क्या कर लिख देंगे ऐसे, Q1 इंटू Q2 अपान r², दोनों को मिलाएंगे तो Q1 इंटू Q2 अपान r²। यहां पे जब प्रोपोर्शनल हटेगा, प्रोपोर्शनल को हम कैंसिल करेंगे तो हमारा यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको कहते हैं K, Q1 Q2 अपान r²। ठीक है ना। अब यहां पर थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास स्पेस कम पड़ गया, तो यहां पे हम बताने का प्रयास करते हैं। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। तो यहां पर जो हमने फार्मूला बताया, यहां पर एक चीज और लिख सकते हो आप कि अगर हम बताना चाहेंगे सर ये K क्या है, तो वेयर K इज अ कांस्टेंट, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। K इज अ कांस्टेंट, है ना, जिसकी वैल्यू जो होती है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, होती है। कितनी होती है, K इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, या न्यूमेरिकली होती है 10 टू द पावर 9 होती है। क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। ठीक है ना। तो K की वैल्यू इतनी होती है। यहां पर हम और आपको बता रहे हैं कि F इक्वल टू, तो K के जगह पर हम लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r²। और जब इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे, निकालोगे, मतलब जब पाई की वैल्यू रखोगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे, तो एक फाइनल फार्मूला जो निकल के आता है न्यूमेरिकल के लिए, वो ये आता है ना, Q1 इंटू Q2 अपान r²। कोई दिक्कत की बात, पक्का। तो यहां से जो हमारा मेन फार्मूला बना कूलॉम का, वो ये बना बेटा। कितना बना, ये बना, ये निकल के हमारा फार्मूला आ गया, है ना बेटा। एक चीज यहां पर और आपको समझ में आनी चाहिए और आपको समझना भी चाहिए कि सर जो आपने ये लगाया एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप सभी बच्चे इसको तो जानते हैं ही हैं, जस्ट हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। और इसकी वैल्यू जो न्यूमेरिकली निकल के आती है वो 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर निकल करके आती है, जो कि न्यूमेरिकल लगाते समय ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये था पूरा बेटा कूलॉम्स लॉ का डिटेल, जो हमने आपको एक कंडीशन लेकर के बताया कि जब दोनों चार्ज या चार्ज का सिस्टम कहां रखा हो, वैक्यूम में रखा हो, तब हमारे पास जो फोर्स निकलेगा वो इस प्रकार का निकलेगा और ये निकलेगा। तो अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं कि जब चार्जेस को और कहां रखा जाए तो फोर्स क्या निकलेगा। तो आइए दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, दूसरा केस क्या है हमारा, कि व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम। अभी चार्ज या चार्ज के सिस्टम को कहां रखा गया था, वैक्यूम में, हमने आपको पीछे करके बताया। और अभी अगर हमारा सिस्टम या चार्ज पूरा कहां रखा हो, किसी मीडियम में रखा हो, तब कूलॉम्स का लॉ कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको हम बताने जा रहे हैं। यहां पर ये चार्ज को मान लिया Q1 और इस चार्ज को मान लिया Q2। इस पॉइंट के ऊपर Q1 चार्ज है और इस पॉइंट के ऊपर Q2 चार्ज है। अभी भी वही कंडीशन है हमारे पास कि दोनों r की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और इनके ऊपर भी क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन अभी भी लग रहा है। ठीक है ना बेटा, पक्का। तो जस्ट इसमें कुछ करना नहीं है, सेम कंडीशन यहां पे भी अप्लाई होगा कि जो फोर्स पहले होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, कोई भी होगा, फर्स्ट कंडीशन में दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के जो है प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्ट,
और उसके बाद में उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, दोनों का जब आप क्या करोगे मिलाओगे, दोनों को जब आप क्या करोगे मिलाओगे तो हमारा एक प्यारा सा फार्मूला निकल के आएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल को कैंसिल करोगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K, जिसको हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो इस K के जगह पर आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन आएगा, सिर्फ नॉट नहीं आएगा इसमें, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, है ना। जब इसको आप इतने पे छोड़ दो और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, और जो अभी हमने प्रूफ किया था इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है बेटा, इसको जो अभी हमने वैक्यूम में रख करके जो फोर्स निकाला था आपके लिए, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, और अभी जो हम किसी मीडियम में रख करके निकाले हैं उसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। जानकारी के लिए यहाँ पर हम आपको m बना दे रहे हैं ताकि आप जान पाओ कि ये m फॉर मीडियम का निकला हुआ है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए v बना दे रहे हैं ताकि आप ये जान पाओ कि ये फोर्स किसका निकला हुआ है, वैक्यूम का निकला हुआ है। समझ पाए अच्छे से। अब आप दोनों को क्या करोगे, है ना, दोनों को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। माने आप इक्वेशन फर्स्ट में किसका डिवाइड कर रहे हो, इक्वेशन सेकंड का कर रहे हो। किसका डिवाइड कर रहे हो बेटा, इक्वेशन सेकंड का कर रहे हो। तो कैसे कर रहे हो, तो आपका इक्वेशन क्या था पहला, एफ बी इक्वल टू क्या था 1 अपान, या ऐसे देख लो एफ बी में किसका डिवाइड होगा, एफ एम का, माने फोर्स ऑफ वैक्यूम का फोर्स ऑफ मीडियम के साथ डिवाइड हो रहा है। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी थी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन था, सिर्फ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा अगर यहाँ पर हम रूल लगा के काम करें तो ये 4 पाई कट गया, 1 कट गया, या टोटल कट गया ऐसे, ये टोटल ऐसे यहाँ से कट गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे F हमारा जो फोर्स वैक्यूम में आया और फोर्स जो किसी मीडियम में है वो, और हमारे पास क्या है 1 अपान एप्सिलॉन नॉट। और इसमें देखो बेटा अगर ये 1 अपान एप्सिलॉन नॉट बचा, फिर डिवाइड हो रहा है किसका 1 अपान एप्सिलॉन का, 1 अपान एप्सिलॉन का। तो एफ बी बाई एफ एम इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन अपान 1 हो जाएगा। 1 गोइंग टू बी कैंसिल, हियर अगेन हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा एफ बी बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका एक हमारे पास दोनों का रेशियो की जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो आएगी एप्सिलॉन आर, जहां पर जो एप्सिलॉन आर है हमारे पास, है ना बेटा, उसे एप्सिलॉन आर कह लो या यहाँ पर के आएगा। दोनों फार्मूला आपके पास निकल करके आ जाएंगे बेटा, और ये हमारा रहा प्यारा सा फार्मूला जो हम प्रूफ करने वाले थे। सर ये क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, तो ये कुछ और नहीं है बेटा, ये है परमिटिविटी ऑफ, या ऐसे कह दो रिलेटिव परमिटिविटी है। क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, परमिटिविटी है, ठीक बेटा, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या यहाँ पर कांस्टेंट है। तो 2-3 तरीके से फॉर्मूले आपके बन जाएंगे कि एफ बी एफ एम इक्वल टू के बन गया, है ना बेटा, या एक और बन गया हमारे पास फॉर्मूला एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के। एक ये वाला फॉर्मूला भी हमारे पास निकल करके आ गया। इसके ऊपर एक आध न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड में सीधे सीधे आ जाते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मान लिया 2.5 है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें तो पहले से पता है कि 8.85 है ना, तो एप्सिलॉन की वैल्यू माने परमिटिविटी ऑफ मीडियम माने एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल करके बताओ। तो आप सभी बच्चे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए होंगे और भली भांति इस बात से अवगत होंगे कि हम क्या कह रहे हैं।